अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम टैक्स मास्टर क्लास में विद होल्डिंग इनकम टैक्स के टैक्स कार्ड को देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं टैक्स ईयर 2022 के लिए। तो अगर आप ये वीडियो 30 जून 2022 के बाद देख रहे हैं तो फिर हो सकता है सेक्शंस, रेट्स, अमाउंट्स या कोई लॉजिक चेंज हो गई हो, लेकिन टैक्स ईयर 2022 के लिए है। और आप विद होल्डिंग की जो है पार्ट 20 देख रहे हैं। इससे प्रीवियस जो है हम चूँकि सेक्शन 148 जो है इंपोर्ट्स वाला वहाँ से स्टार्ट है और इस वक्त हम हैं 236G पे। लास्ट टाइम पार्ट 19 में हमने यहाँ तक बात की थी 236C तक। और ये जो सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे विद होल्डिंग होती है 1% या 2%, ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे लोग जो टैक्स लॉ से फेमिलियर नहीं हैं या वो फाइलर नहीं है तो उनको ये ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है क्योंकि उनकी इनकम नहीं होती, लेकिन उनको किसी वजह से सेविंग्स का या उनको इनहेरिटेंस में पैसे मिलते हैं, कोई वजह से जो वो टैक्स नेट में नहीं होते, लेकिन उनको सेल करनी पड़ती है अपनी प्रॉपर्टी, तो ये उनसे डिडक्शन होती है। तो ये सारी एक्सप्लेन की थी। फिर आप नोट करेंगे कि 236D, E, F जो है वो गालबन ओमिट हो गए और बेसिकली ये एडवांस टैक्सेस हैं, ये वो विद होल्डिंग्स हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं अगर जहाँ भी हम बात करेंगे कि ये एडजस्टेबल है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। तो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसमें फर्टिलाइज़र है, जब फर्टिलाइज़र की सेल करेंगे तो 0.7% जो है, 0.25 if the distributor dealer of wholesaler of fertilizer are appearing on ATL issued under the provision of Income Tax Ordinance 2001 और सेल्स टैक्स 1990। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने फाइलर नॉन फाइलर का इस तरह किया है। और ये जो हम डॉक्यूमेंट यूज़ करें ये KPMG ने 16 नवंबर 2021 को इशू किया था और होपफुली हम अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। पार्ट 20 आप देख रहे हैं। तो कह रहा है कि 0.7% यानी 1% से भी कम आप फर्टिलाइज़र की सेल पर जो है ना विद होल्डिंग होगी और ये विद होल्डिंग जो है वो एडजस्टेबल होगी। और विद होल्डिंग करेगा कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एवरी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर। तो जो भी इसमें विद होल्डिंग एजेंट जो है वो है वो शख्स जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर कर रहा है या फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कर रहा है वो विद होल्डिंग करेगा। जिसको ये सेल करेगा वो अगर वो शख्स ATL पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर है और वो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, होलसेलर है ऑफ फर्टिलाइज़र्स और वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी रजिस्टर्ड है और वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में भी रजिस्टर्ड है। और दोनों कवानीन में सेल्स टैक्स के भी और इनकम टैक्स के भी ATL का कॉन्सेप्ट है, यानी एक्टिव टैक्स पेयर का या लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। आप ये वीडियोस जो हैं एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे देख रहे हैं। संडेस को आप देख रहे हैं कमेंट्री जो हम कर रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट को पंजाब सेल्स टैक्स एक्ट ऑन सर्विसेज के साथ मिला के हम तो अगर आप उस लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो संडेज़ को जो वीडियो लग रही है 6 PM वो आप लाइव देख सकते हैं। अभी उसमें हम स्टार्ट हुए हैं, सेक्शन 2 पे हैं, लेकिन वहाँ हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में भी और पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे भी, और वो काफ़ी मिलती जुलती हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर वो एक्टिव है तो 0.25 कटेगा, इनएक्टिव है तो 0.7 कटेगा। और अदर देन फर्टिलाइज़र अगर फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर है और इसी तरह ये और पार्ट्स के हैं तो इवन IT इक्विपमेंट वगैरह के हैं तो उनसे 0.1% वरना 0.2% अगर नॉन फाइलर है। और ये एडजस्टेबल हो गई, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा फार्मास्यूटिकल का वो एडजस्ट कर सकेगा अपनी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। आज के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2 जनवरी 2022 को और आप इसको गालबन देख रहे होंगे आफ्टर द 5 जनवरी 2022। तो जो थर्ड अमेंडमेंट आई है इस साल की टैक्स की, उसमें बहुत सारे सेल्स टैक्स के कवानीन में सेल्स टैक्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे एक यूनिफॉर्म तरीके से लगाया गया है। यानी पहले फार्मास्यूटिकल वगैरह को कम रेट्स लगते थे, अब उनके टैक्स के रेट्स ज़्यादा जो है ना 17% तक चले गए, तो वो अलग चीज़ है। और ये जो विद होल्डिंग हो रही है वो
अलग चीज़ है। तो ये सब आप कैटेगरीज दे सकते हैं, सीमेंट, मोटरसाइकिल, पेस्टिसाइड। तो इन सारों के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डिडक्शन करेंगे जब वो आगे सप्लाई चेन में देंगे। और चूंकि सप्लाई चेन में अक्सर लोग प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं होते, इनफॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा होते हैं, तो वो टैक्स नेट में भी नहीं होते। तो इस तरह से मुख्तलिफ इंडस्ट्री को टैक्स नेट में लाने का मकसद है इन एडवांस टैक्सेस से। अगला है 236H, एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड टू रिटेलर्स। अब यहाँ तक तो बात आई थी कि सक्सेसफुली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर को इन जो है ये सब चीज़ें टैक्स पे करेगा जब मैन्युफैक्चर देगा। अब जब कोई भी मैन्युफैक्चर डायरेक्टली रिटेलर को देगा या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर या कमर्शियल इंपोर्टर रिटेलर को जब सेल करेगा, क्योंकि ऊपर रिटेलर का जिक्र नहीं था, और इन सेक्टर्स में वही ऑटो पार्ट्स, टायर, केमिकल्स, तो अगर वो रिटेलर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे है तो 0.511% और द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल उससे टैक्स डिडक्ट कर लेगा। और जो है वो जो टैक्स डिडक्ट करेगा वो एडजस्टेबल होगा, यानी कि उसको वो चार्ज करेगा। ये सेल कर रहा है उस पर, तो सपोज़ करें कि 1 लाख रुपए का बिल आया तो 0.5 यानी कि 500 रुपीज़ जो है उस 1 लाख रुपए में ऐड होगा। और ये जो मैन्युफैक्चरर है ऑटो पार्ट्स का, वो उस रिटेलर से 1 लाख जो है 500 रुपये लेगा, और वो जो 500 रुपये है वो गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि ये विद होल्डिंग एजेंट है। और जब इस ऑटो पार्ट्स वाले की टैक्स लाइबिलिटी साल के आखिर में, टैक्स ईयर 2022 में आएगी, तो वो उसको जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आती है वो 500 रुपये उसको एडजस्ट कर सकेगा। और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं यहाँ पे। पहले तो टाइप ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, क्योंकि विद होल्डिंग होती है पेमेंट्स पे। तो अगर आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपने मुख्तलिफ एक्सपेंसेस पे विद होल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे शुरू में सेक्शन का जिक्र होता है, फिर यहाँ पे जो रेट्स होते हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के लिए जितने भी होंगे 100% नॉन एक्टिव के लिए होंगे। और फिर यहाँ वो जो डिडक्शन होगी वो इंडिविजुअल और एओपी जैसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो कैसे एडजस्ट करेंगे, और कंपनी जो है वो कैसे उसको एडजस्ट करेगी, एडजस्ट कर भी सकेगी कि नहीं कर सकेगी, और कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप देखेंगे कि ये रिटेलर के केस में ग्लास अगर मैन्युफैक्चरर से वो डायरेक्टली लेता है तब उसको जो है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसे टैक्स चार्ज करेगा। कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये चूँकि चार्ट में यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है ये टैक्स ईयर 2022 के लिए भी है। on the amount of fee paid to an educational institution from a person not appearing on active taxpayer list if exceeding rupees 200,000 पर एनम। तो यहाँ दो कंडीशंस रख दी गई कि आप अगर फ़ी पे कर रहे हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और आप एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट पे नहीं हैं, और जो फ़ी आप पे कर रहे हैं वो पर एनम यानी पूरे साल की 2 लाख से ज़्यादा है, तो फिर 5% जो है एडिशनल टैक्स उस पर ऐड होगा। जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स भी इसी तरह ऐड होता है कि जो भी आपकी इनवॉइस होती है उसमें कस्टमर, जो सब आपका सप्लायर है, जो आपका वेंडर है, वो अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट तो जमा करता है जिसको हम सेल प्राइस कहते हैं। यानी कि वो 100 रुपये जमा 50 रुपये, 150 रुपये आपको चार्ज करता है, लेकिन उस पर फिर वो मज़ीद 17%, 16% GST या PST ऐड करता है। इसी तरह एडवांस टैक्स भी आपने ऐड करना है। तो 2 लाख से ऊपर अगर है और वो शख्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे होते हैं उनके बच्चों की फ़ी, या वो खुद अगर एजुकेशन हासिल करें उनकी फ़ी बिल पर नहीं आ रही होती डिडक्शन, और जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं होते उन पे आ रही होती है। तो इसलिए ये भी एक बेनिफिट है फाइलर बनने का। एडजस्टेबल अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियन मेकिंग पेमेंट ऑफ फी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह का सवाल बिजली के बिलों में, टेलीफोन में भी होता है कि जी बिल तो हम पे कर रहे हैं और नाम पे किसी और का है, तो अगर आप पे कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है लॉ में इतनी जो है ना वो होनी चाहिए कि आप क्लेम कर लें। फिर अगर इस पर डिस्प्यूट होता है तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में तो बड़ा क्लियर है कि दोनों में से कोई भी पेरेंट्स जो या तो फ़ी पे कर रहे हैं
या गार्डियन है वो उसको एडजस्ट कर सकता है अपनी, और ये एडजस्टेबल होती है, यानी कि एक पेरेंट फॉर एग्जांपल फादर की टैक्स लायबिलिटी जितनी भी आएगी वो अपने बच्चे की फ़ी अगर इस सब कंडीशन पूरी होते हैं तो इसमें से माइनस करे। और कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द पर्सन प्रिपेयरिंग फ़ी चालान और वोचर, यानी कि जो स्कूल का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो स्कूल की फ़ीस पेरेंट्स को फ़ी चालान भेज रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्ट करना। और जाहिर बात है इसलिए विद होल्डिंग एजेंट्स कहलाते हैं। गवर्नमेंट इनको कुछ पे नहीं करती, लेकिन अगर आप विद होल्डिंग ना करें, और हमने देखा था विद होल्डिंग एजेंट्स में यहाँ पे इस कॉलम में लिखा होता है कि विद होल्डिंग एजेंट कौन है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टीज़ आपको बहुत पे करनी पड़ेगी। अब ये सेक्शन भी बहुत पॉपुलर है, 236K, एडवांस टैक्स ऑन परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कहते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग और अटेस्टिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लाजा, रेजिडेंशियल फ्लैट, फार्म हाउस वगैरह। तो ये जब होगा ऐसी एक्टिविटी, तो जो कलेक्शन करेगा वो पर्सन जो ये एक्टिविटी कर रहा है, यानी वो हाउसिंग अथॉरिटी या वो जो है सोसाइटी या वो जो है अथॉरिटी जिसका काम है ट्रांसफ़र्स करना। और अगर आप taxdosti.com वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया है, तो वहाँ पे जो हमारा लर्न का पेज है उसके ऊपर हमने स्पेशल ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लगाया है कि रियल एस्टेट एजेंट्स कैसे रजिस्टर हो सकते हैं एज डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल जो है बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल, क्योंकि आपको पता है FATF के तहत आप सब लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उन्हीं रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ अब काम करेंगे जो SDNFBP रजिस्टर्ड होंगे प्रॉपरली आईरस पे ऑनलाइन। उसका कंप्लीट गाइडेंस का आर्टिकल वहाँ मौजूद है विद वीडियोस, और आप यहाँ यूट्यूब पे भी उसकी मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे हैं, क्लाइंट की स्क्रीनिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह। तो ये जो डिडक्शन होगी, ये तो जो शख्स इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें प्रॉपर्टी डीलर भी इन्वॉल्व होता है, तो 1% उससे डिडक्शन होगा। अगर वो फाइलर है, अगर 2% होगा ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू FBR वालों ने वो की है डिक्लेयर, उन्होंने जो रेट्स बनाए हैं उस हिसाब से परचेज़र की कैलकुलेट होगी, उसके हिसाब से फिर FBR के हिसाब से वो फेयर मार्केट वैल्यू है। और ये एडजस्टेबल है अगर और वो कहता है फाइनल है अगर इफ़ द बायर इज़ अ नॉन रेजिडेंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये वाली अमाउंट जो है एडजस्टेबल है, लेकिन वो फाइनल भी हो सकती है। इंडिविजुअल के केस में हम इंडिविजुअल और इफ़ द बायर इज़ नॉन रेजिडेंट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ये कंडीशंस फिर यहाँ लॉ में बताई गई कि कौन सी कंडीशंस है जब नॉन रेजिडेंट ख़रीदेंगे, और जो वो ख़रीदेंगे उनसे डिडक्शन होगी वो फाइनल होगी। वैसे रेजिडेंट लोगों के लिए ये एडजस्टेबल है, और अगर रेजिडेंट कंपनी हो तब भी एडजस्टेबल है। कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग, अटेस्टिंग, ट्रांसफ़र ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इसका विद होल्डिंग एजेंट है। सेकेंड सिनेरियो करते हैं कि एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम एन अलॉटी और ट्रांसफर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि जी अब हमने तो आउटराइट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, हमने तो बहरिया से या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या कमर्शियल एरिया से हमने इंस्टॉलमेंट में ली है। तो वो कहता है कि जब भी इंस्टॉलमेंट पे होगी उस पर 1% डिडक्शन होगी। इंस्टॉलमेंट यानी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और 10 लाख उसकी इंस्टॉलमेंट है, तो 10 लाख जब इंस्टॉलमेंट पे होगी तो उस पर 1% अगर ख़रीदने वाला इंस्टॉलमेंट पे करने वाला फाइलर है, और 2% अगर वो नॉन फाइलर है। किस रेट से, क्योंकि रेट भी डिसाइड करना होगा, तो वो जो FBR की वैल्यूज़ हैं उस सिटी के लिए, और FBR की वैल्यूज़ और प्रॉपर्टी टेबल्स वगैरह पे भी किसी दिन बात करेंगे। ये एडजस्टेबल है जैसे हमने देखा रेजिडेंट के लिए, और फाइनल है नॉन रेजिडेंट के लिए, लेकिन इसके लिए कुछ एडिशनल कंडीशन ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इसको देखने के बाद जो है आप जो है ना प्रोफेशनल हेल्प लें। टैक्स दोस्ती की टीम भी आपको हेल्प कर सकती है। नीचे व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी दिया है, वेबसाइट एड्रेस है, ईमेल है, और ये एडजस्टेबल है कॉर्पोरेट के लिए भी। और कलेक्शन कौन करेगा इस टैक्स की? एनी पर्सन जो कलेक्ट करा है पेमेंट इंस्टॉलमेंट की, परचेज, अलॉटमेंट ऑफ वेयर द ट्रांसफ़र टू बी इफेक्ट आफ्टर मेकिंग ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। यानी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होगी
बाद में, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिडक्शन शुरू हो जाएगी। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी की कंप्लीट वैल्यू एसेट साइड पे शो करके फिर आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट लाइबिलिटी का पोर्शन देखेंगे तो इसमें एक क्रेडिट और लाइबिलिटी वाला साइड है। वहाँ पे जितनी किस्तें रह जाती हैं 30 जून को, 30 जून के बाद जो किस्तें हैं वो सारी आप लाइबिलिटी शो करें तो आपकी वो वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल भी हो जाएगी। और आप ये सारी कंडीशन भी पूरी करेंगे क्योंकि अब उन्हें पता होगा कि किसने आउटराइट प्रॉपर्टी ली है और किसने इंस्टॉलमेंट पे ली है। तो आप देख रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विदहोल्डिंग इनकम टैक्सेस टैक्स ईयर 2022 के लिए। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 6 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम हम देखते हैं। ये सीरीज़ चल रही थी, बीच में हमने फिर कुछ क्रिप्टो टैक्स हो गया, कुछ और वीडियोस हो गई जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की, वो थी। और इसको हम आगे जाके कंक्लूड करेंगे। तो ये एपिसोड्स आप देखते रहें। संडेज़ को आप सेल्स टैक्स के हवाले से वीडियोस देख सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। ये था पार्ट 20। थैंक यू।